सुप्रीम कोर्ट के बराबर में रखा जाता है पंचायत को, क्योंकि यहाँ पे नियम बनाने का पावर होता है। इतनी बड़ी पंचायत को इतनी बड़ी पावर, क्योंकि जितना मुझे लगता है कि पंचायतों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिर्फ आत्मा कह के भूल नहीं गए हैं, आत्मा कह के मान भी रहे हैं। उस आत्मा को सुधारने में भी हमने 4 कुएं चिन्हित किए हैं। उन कुएं के आसपास, वो सूखे हुए कुएं हैं, डेड वेल्स, तो उनके आसपास में जितने भी घर हैं उन सबको उस कुएं से कनेक्ट किया गया था कि काम मैं करती थी अपने पंचायत में और परेशान मेरा परिवार होता था। मैं यहाँ रहती थी, मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, हमें तो सीधे लेटर आ जाता था। आते हो या आप समाज सेवा में आते हो, जन सेवा में आते हो, तो आपको एक तरफ अपने दिमाग को इसके लिए भी तैयार रखना है कि सिर्फ आपको अच्छा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको बुरा बुरा। वो लॉन्ड्री भी कर रही है, वो सफाई भी कर रही है, वो बच्चों के लिए टीचर भी है, वो फाइनेंस भी मैनेज कर रही है, वो ये भी ध्यान रख रही है बच्चों के लिए न्यूट्रिशन मेरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक महिला इतनी मल्टीटास्किंग होती है कि वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो बच्चों के लिए ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी माँ जो काम कर रही है, सिर्फ पैसे कमाने को काम करना नहीं बोलते। अक्सर हम सुनते हैं कि देश की आत्मा गांव में बसती है, और जब इस आत्मा को संवारने की जिम्मेवारी एक महिला के कंधों पर आती है तो तस्वीर कुछ अलग ही देखने लायक होती है। तो आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो हाथरस शहर के राजपुर ग्राम पंचायत की कमान संभाल रही हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और विजन से गांव की राजनीति की परिभाषा बदल दी है और गांव के विकास कार्यों के साथ साथ गांव को एक रोल मॉडल बनाया है और साथ ही हाथरस का नाम देश भर में रोशन किया है। तो स्वागत है मैम आपका हमारे पॉडकास्ट शो दो मुंह चार बात। नमस्कार गर्वित जी, थैंक यू, आपने मुझे इस लायक समझा कि आप अपने पॉडकास्ट पे दो मुंह चार बात पे मेरे को आपने आमंत्रित किया अपनी बात रखने के लिए, अपने बारे में बात करने के लिए या मेरे कार्यों के बारे में चर्चा करने के लिए। तो ये मेरे लिए अपने आप में बहुत गर्व की बात है। और आप भी हाथरस से हैं, मैं भी हाथरस से हूँ अब पहले मैं जो नेटिव हूँ मुख्य रूप से, मूल रूप से मैं बिहार से हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे फादर साहब आर्मी में थे तो हम कभी वहाँ गए नहीं। तो मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप राजस्थान जोधपुर में हूँ, मेरी पूरी एजुकेशन भी वहीं पे हुई। फिर दिल्ली से मैंने अपनी मास्टर्स की, मास्टर्स करने के बाद में मैं कुछ टाइम मीडिया में जॉब भी किया मैंने। फिर मेरी शादी हो गई हाथरस में, राजपुर में, और शादी के कुछ समय बाद में राजपुर की परिस्थितियों के चलते मैं प्रधान बनी और अब धीरे धीरे मैंने अपना काम आगे बढ़ाया। तो जो आपने प्रधान बनने का जो आपका निर्णय था, वो किस तरीके से आपका प्रधान बनने का निर्णय शुरू हुआ और क्या उसके पीछे वजह रही? प्रधान बनने का निर्णय मेरा बहुत ही, मतलब आप ये समझिए, बिल्कुल कभी मैंने सोचा नहीं था, बिल्कुल प्लान्ड नहीं था मेरा प्रधान बनना या फिर राजनीति में आना, मेरा कभी प्लान में था ही नहीं। मेरा प्लान बहुत अलग चल रहा था। जब मेरी शादी होकर मैं राजपुर में आई थी तो कुछ समय तक, क्योंकि शादी के बाद मैं यहाँ पे आई नहीं थी तो मैं यहाँ की परिस्थितियों से अवेयर नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मेरा यहाँ पे आना बढ़ा, मैं परिस्थितियों को मैंने अच्छे से जाना, पास से देखा समस्याओं को। तो मतलब जब भी आते थे जाते थे तो मेरी और मेरे हस्बैंड की कार में ही चर्चा होती थी कि ऐसा क्यों है, ये क्यों नहीं है, हम ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं। ये वो दौर था जब कोविड वाला समय था। हाँ नहीं, फर्स्ट वेव थी। तो ये वही दौर था। तो उस समय पूरी दुनिया अवेयर हो रही थी सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए, हाइजीन के लिए। और जब मैं राजपुर आई मुझे लगा कोई महामारी जैसी चीज़ नहीं है, शायद ये बातें सिर्फ हवाई है, क्योंकि मैं शहर की भी परिस्थिति देख कर आ रही थी और गांव में आके मैंने यहाँ की भी परिस्थिति देखी। फिर जो गंदगी थी, कचरा था, अनहाइजीनस, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, जानवर प्लास्टिक खा रहे थे। तो ऐसी चीज़ें देखने के बाद में हमारी चर्चा होते 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 वो इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि आप प्रधान बनिए, आप चुनाव लड़िए और आप ये सारे बदलाव करके दिखाइए जो जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसकी आप चाहत रखती हैं। तो ऐसे फिर बात चलते चलते फिर प्रधानी का चुनाव लड़ लिया, जीत भी गए। फिर जिन जिन बातों पे चर्चा किया वो काम भी किए, जिन पे चर्चा नहीं किया वो काम भी किए। तो बीइंग अ मैरिड वुमन और लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली, सबसे ज़्यादा टफ डिसीजन क्या रहा अपनी फैमिली को इस बात के लिए मनाना कि आप प्रधान बनना चाहती हैं, प्रधानी का चुनाव लड़ना है, या फिर प्रधान बन जाना, चुनाव जीतना? सबसे ज़्यादा टफ क्या रहा? सबसे टफ ये होता है, अगर मैं इंडियन फैमिलीज़ की बात करूं तो जब शादी होकर एक बहू आती है तो उससे बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं परिवार की, है ना, कि एक लेगेसी आ रही है। क्योंकि मेरे
ससुर साहब, मेरे दादा परदादा, पूरी खानदान यहाँ पे रही है, तो एक लेगेसी चली आ रही है। तो उम्मीद भी आने वाली बहू से यही होती है कि हमारी लेगेसी को ये आगे बढ़ाएंगी। पंचायत का चुनाव ऐसा होता है, या तो आपको वाही वाही मिलेगी और या तो आपको गाली पड़ेगी, दो ही है, बिल्कुल क्लियर ब्लैक एंड वाइट वाला सीन रहता है। तो जब मैंने प्रधान बनने की इच्छा अपनी रखी अपने पापा के, मतलब फादर इन लॉ मदर इन लॉ के आगे, तो उन्होंने पहले पूरी तरह से सहमति नहीं दी, क्योंकि वही लेगेसी वाली चीज़ आ रही थी, नई बहू है, क्या बोलेंगे, समाज में क्या बात जाएगी, ऐसी चीज़ें आई। उस जगह पे मेरे हस्बैंड ने मेरे को सपोर्ट किया था कि आप वो पहले इंसान भी बन सकते हैं जो इस चीज़ को तोड़ेंगे, ये बैरियर आप तोड़ेंगे। तो जब वो मेरे साथ में थे, उन्होंने पापा को समझाया, मम्मी को समझाया, फिर वो लोग कन्वेंस हो गए। फिर धीरे धीरे हमारे परिवार में बुआ, चाचा, चाची, दादी, सबसे बात हुई, धीरे धीरे फिर सब मान गए। फिर जब उन्हें ये समझ में आ गया कि ये वाकई में भलाई के लिए काम करना चाह रहे हैं। एक होता है आप नेम के लिए काम करोगे, फेम के लिए करोगे। हमें ना नेम के लिए करना था ना फेम के लिए, हमें वाकई काम के लिए काम करना था, एक तरीके से सोशल सर्विस। हाँ, तो ऐसे हमने परिवार हमारे साथ में आया। अब आज की डेट में तो ये स्थिति है कि मैं कोई भी काम होता है तो मैं बिना सोचे वहाँ पे जा सकती हूँ, कर सकती हूँ, लेकिन परिवार की एक उम्मीद बहू से फिर भी होती है, तो आपको दोनों जिम्मेदारियों को बराबरी से निभाना पड़ता है। पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को मेंटेन करना उस टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी 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 बिल्कुल। जैसे हमने एक वेब सीरीज़ देखी थी पंचायत, जिसका टाइटल था, आपने भी देखी होगी। जब हम उसमें देखते हैं तो उस गांव के जो प्रधान हैं वो एक पुरुष हैं। जैसे जैसे वेब सीरीज़ आगे बढ़ती है तब समझ में आता है कि जो वहाँ के ऑफिशियल जो प्रधान है वो एक महिला है। तो वहाँ पे एक नई पोस्ट बनाई हुई है प्रधान पति करके। तो आपने एक स्टेरियोटाइप को कैसे तोड़ा? जब आप पंचायत की मीटिंग्स में बैठते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लेते हैं, तो आपने इस लोगों की सोच को कैसे बदला कि एक महिला कुछ भी कर सकती है? उस प्रधानपति वाली जो सोच को आपने किस तरीके से तोड़ा? देखिए, पंचायत सीरीज में जितने भी एपिसोड दिखाए हैं सब सही है, ठीक है, सिर्फ सचिव का ऑफिस में रहने वाले के अलावा बाकी सब सही है। प्रधानपति का एक कॉन्सेप्ट है, वो आज भी कई जगह पे वो कॉन्सेप्ट लागू, मतलब लोगों ने अपनी तरफ से चला रखा, वरना प्रधानपति या प्रधान प्रतिनिधि जैसा कोई है नहीं पद। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मतलब मेरा तो पहले से मोटिव क्लियर था कि काम किसको करना है, किसका इंटेंशन है, क्या है। तो मुझे इस तरफ से कभी कोई परेशानी हुई नहीं। हाँ, बहू होने के नाते शुरू शुरू में थोड़ा ये होता था कि नहीं बहू है तो वहाँ थोड़ा सा अवॉइड करो, हाँ थोड़ा सा वहाँ अवॉइड करो। तो वहाँ पे जब मेरे हस्बैंड ने, अलंकार ने जब स्टेप लिया है, मेरे लिए स्टैंड लिया है, तो फिर वो धीरे धीरे, तो मुझे ऐसा लगता है कि महिला प्रधान को आगे करने के लिए सबसे पहले उसके घर वालों का उसे सपोर्ट होना ज़रूरी होता है। हम सिर्फ महिला को कहे कि आप आगे बढ़ जाइए, आप सब कुछ कर लीजिए, ये पॉसिबल ही नहीं है जब तक उसका परिवार उसके साथ नहीं रहता है। अगर परिवार साथ है तो महिला आगे भी जाएगी, वो काम भी सीखेगी। अब गर्वित जी आप देखिए, जैसा मैंने बताया मेरा पंचायत का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, दूर दूर तक ना मेरे कोई कनेक्शन था पॉलिटिक्स का। जब मैं चुनाव लड़ी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था ABC, मैंने धीरे धीरे सीखा है। ठीक है, आप जितना बाहर निकलोगे, आप जितना लोगों से मिलोगे, आप अपना काम देखोगे, आप मीटिंग्स में जाओगे, आप लोगों के बीच में किसी भी टॉपिक पे चर्चा करोगे, तो आप क्या होता है, आप अपने आप आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, आपको काम करने का तरीका आएगा। आप एक बार गलती करोगे, 2 बार करोगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा गलती करते रहोगे। तो हमें वो एक थोड़ा सा फ्रीडम देना चाहिए कि हाँ अगर गलती हो भी गई तो कोई बात नहीं, इसकी गुंजाइश है कि सुधारी जा सकती है। तो आपको बिना डरे अगर महिला को आप छोड़ दीजिए कि आप जाइए और ये काम करके दिखाइए। अब आप देखिए महिलाएं कहाँ नहीं पहुँच रही, हमारे पूरे देश का राष्ट्रपति आज एक महिला है, फिर मतलब स्पेस में जाने वाली महिला है, कितनी सारी महिला IPS ऑफिसर्स हैं जो नक्सल एरिया में ऑपरेशंस करती हैं। तो महिलाएं बहुत कुछ कर रही हैं, है ना। तो महिलाओं को सिर्फ ज़रूरत है सपोर्ट की, आप सपोर्ट करिए, और अगर आप सपोर्ट नहीं करते तो कम से कम उन्हें जो वो कर रही है वो करने दीजिए, तो वो सब कर लेंगे। तो इस जब आप मीटिंग्स में होते हैं तो अपने कलीग्स के सामने जो आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले रहे हैं, तो लोगों को उन डिसीजंस को मानने में दिक्कतें आती थी या आपको अपने डिसीजंस उनको बताने में दिक्कतें आती थी? मतलब आप लोगों के बीच में कॉम्बिनेशन किस तरीके से बैठ पाता था? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। क्या होता था कि शुरू शुरू में जब मैं जाती थी, मिलती थी, अपनी बात रखती थी या सवाल पूछती थी जब ऑफिसेज में, तो क्योंकि इसकी आदत नहीं थी, व्यवस्था सुन्न थी, है ना, उनके सामने प्रधान का मतलब ही आदमी है।
चाहे वो औरत हो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे आपकी रिजर्वेशन हो गई 33 सीट्स पे, पर उनके लिए प्रधान अगर सामने खड़ा है तो वो आदमी होना का चाहिए। रहना चाहिए। तो ये चीज़ें मेरे साथ में भी हुई। जब भी मैं जाती थी, अपनी बात रखती थी, तो मेरी बात सुन ली जाती थी, पर इम्प्लीमेंट करते टाइम वो थोड़ा सा, अरे इसको नहीं पता, ये बाहर से आई है, इसको जानकारी नहीं है, अभी इसको थोड़ी पता है सिस्टम ऐसे काम करता है, तो ये वाली चीज़ें आती हैं। लेकिन वही सिस्टम के बाद जब कोई आदमी करता है तो उस पर ये सवाल नहीं उठाया जाता, उसको ये माना जाता है कि इसको सब आता होगा, इसको सब पता होगा, चाहे उस आदमी को ABC भी ना पता हो, लेकिन वो मान लेते हैं कि इसको पता होगा। तो शुरू में ये दिक्कत मेरे साथ आती थी, पर फिर धीरे धीरे जब मैं एडमिट रही अपनी चीज़ों पे कि नहीं, मेरी मांग यही है, आप अगर मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं खुद ही कर लूँगी, क्योंकि तरीके बहुत सारे होते हैं काम करने के। तो धीरे धीरे जब सबको पता चला कि नहीं, ये काम बोलती है तो ये करती है, और उसको प्रूव भी करती है करके कि मैंने सही डिसीजन लिया था, तो अब धीरे धीरे हर ऑफिसेज में लोग मेरी बात सुन लेते हैं, मान लेते हैं। तो अब तो व्यवस्था काफ़ी बदल गई है हाथरस की, पर शुरू में कोई सुनना नहीं चाहता था कि नहीं, महिला नहीं। एक मेल ईगो होता है थोड़ा सा कि नहीं, हमको औरत की बात नहीं सुननी या हमको औरत की बात नहीं माननी, तो वो बड़ा फैक्टर सामने आता होगा उस टाइम पर। हाँ, आता होगा, बिल्कुल आता होगा कि हमें सुननी, वो वही वाली बात हो गई कि महिला प्रधान कैसे सही कैसे बोल सकती है ना। महिला का काम सिर्फ घर तक होता है, लेकिन घर पे भी आप देखिएगा, महिलाएं जब कहती है तो उनकी बात 2 बार काट दी जाती है, तुम्हें नहीं पता है, जबकि महिला को सब पता है। वो पूरे दिन घर पे, आदमी आधे दिन अगर निकालता है उसको आधे दिन का पता होता है, महिला को 24 घंटे का पता है। तो वही महिला जब घर से बाहर निकल के अपना पूरा दिन निकाल रही है तो उसे कैसे नहीं पता होगा। जैसे रिसेंटली जब पार्लियामेंट में वीमेन एम्पावरमेंट बिल पास होना था, उसी पीरियड में आपने देखा होगा मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्पीच दिया था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब पहले घर के 2 पुरुष या 3 पुरुष, बाप पिता पुत्र बैठकर आपस में बिजनेस को लेके या किसी बात को लेके चर्चा कर रहे होते थे, तो उनकी माता या बहन आती थी तो वो उनसे कह देते थे कि आप चाय बना लाओ या ये कर लो या वो कर लो। लेकिन आज जिस तरीके से महिला हर समाज में बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा ले रही है या उनका हर तरीके से हर फील्ड में कंट्रीब्यूशन है, तो आजकल हर पिता पुत्र भी यही चाहता है कि जो उनके घर की माँ है या बहन है तो वो भी बोलते हैं कि मामा आप बताओ कि हम आगे कैसे इसमें वो कर सकते हैं। मतलब हर डिसीजन में वो अपने घर की महिलाओं को भी आगे रखना चाहते हैं। बिल्कुल, ये मेरे घर में ये बदलाव मैंने देखा है, क्योंकि शुरू में मैं भी बोलती ही नहीं थी, लेकिन जब से मैंने अपनी पंचायत की बागडोर खुद संभाली है, अपना काम खुद किया है, तब से ये हुआ है कि मेरे घर में हर डिसीजन, चाहे वो कोई भी, मैं भी पंचायत में, क्योंकि मेरे को नहीं जानकारी है कि गांव में लोगों की ज़रूरत क्या हो सकती है ना। शुरू में जो गोबर मुझे कचरा लगता था, इनिशियली में मुझे ये लगता था पूरी सड़क गंदी पड़ी है, पर जब मैं यहाँ रहने लग गई, मैं लोगों के बीच में उठने बैठने लग गई, तब मुझे समझ में आया कि वो जिसे मैं गोबर कह रही थी वो गोबर धन था, यहाँ पे गोबर धन था, है ना। उस चीज़ से वो कितने, मतलब कितनी चीज़ों में वो यूज़ आ सकता था, मैंने कभी उस एंगल से सोचा ही नहीं, क्योंकि ज़रूरत नहीं थी मेरे को सोचने की। तो जब आप बाहर निकले, मैंने ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर की, तब मेरा एक थोड़ा सा एंगल वाइड हुआ कि हाँ, मेरे को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। तो ये परिवार में भी है। तो अब मेरे घर में कोई भी डिस्कशन होता है, मैं उसका पार्ट होती हूँ, या मेरा कोई डिसीजन मैं लेने वाली होती हूँ, मैं पूरे परिवार से उस बारे में चर्चा करती हूँ। कई बार ये होता है कि मैं वहाँ नहीं भी रहती हूँ तो मेरे घर वाले बुलाते हैं कि नहीं, तुमसे पूछेंगे, तुम बताओ कि क्या है। तो ये परिवार को भी भरोसा दिखाना पड़ता है, तो वैसे ही समाज को भी भरोसा दिखाना पड़ेगा। और ये जो 33% रिजर्वेशन है, ये उसी का है नतीजा कि अगर महिला आ रही है तो महिला पे आप भरोसा दिखाइए, ना कि उसके सब्स्टिट्यूट बन जाइए, है ना, कि आप उसको बिठा दीजिए और आप काम करिए। तो जब आपका ये जो डिसीजन था पंचायत चुनाव लड़ने का, तो आपके जो नेबर्स थे या जो गांव के लोग थे, उनका क्या रिएक्शन रहा था? आपको ये था कि मैंने जो डिसीजन लिया है इसमें मेरे को आगे चल के सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ था आपके मन में उस टाइम पर? उस टाइम पे मैंने तो ईमानदारी से बताऊं, बहुत कैजुअली चुनाव लड़ लिया था, क्योंकि मेरे दिमाग में मोटिव था कि मुझे काम करना है ना, सफाई पे काम करना है, बहुत सारी चीज़ें थी जिस पे मुझे काम करना है, और सोशल वर्क करना है। ये तो मेरे को, मतलब आप ये समझ लीजिए, जब मैं स्कूल कॉलेज में थी तब से ही मुझे पता था कि मुझे आगे जाके कभी ना कभी कुछ ना कुछ सोशल वर्क करना है। तो ये ऐसा हुआ कि बचपन का जो सपना, हाँ, एक सपना, हॉबी समझ लीजिए, वो और ये दोनों चीज़ें मिल गई। तो ये करने में मुझे कोई दिक्कत आई नहीं थी। पर जब ये पता चला गांव वालों को कि एक लड़की जो अभी शादी करके आई है और वो हमारे सामने चुनाव लड़ेगी, क्योंकि सारे पुराने लोग थे, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, कई बार जीत चुके हैं, कई बार हार चुके हैं, उनका एक एक्सपीरियंस है,
तो उनके सामने अगर मेरे शायद पापा भी लड़ते तो उन्हें इतना बुरा नहीं लगता, पर सीधे मैं आके लड़ रही हूँ चुनाव, तो मैं तो बहुत कैजुअली लड़ रही थी, लेकिन वो लोग कैजुअल नहीं थे। और एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उस समय ना मैं गांव के लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी, ना वो लोग मेरे को अच्छे से जानते थे। वो जो पूरा चुनाव था, लोगों ने हमारी लेगेसी, हमारे पापा, हमारे दादा, मेरे हस्बैंड, इन लोगों को देखते हुए चुनाव में हमें वोट दिए थे कि अगर कुछ नहीं हुआ तो प्रधानपति वाला तो कॉन्सेप्ट था ही। तो उन्हें पता था कि अगर भाभी जी जीत भी जाएंगी, बहू जीत भी जाएगी, और अगर वो नहीं भी मिलेगी हमें तो बाबूजी तो हैं। तो एक एक मेंटेलिटी होती है ये। तो उसी मेंटेलिटी से सबने भरोसा दिखाया था और जीत गए। पहले सबको भी यही लगा था कि जब ये जीत जाएगी तो ये तो कुछ करेगी नहीं, ये तो पहली बात तो बहू, ऊपर से नई नई और लड़की भी है, तो इतना कुछ करेगी नहीं, तो हमें ही करना है इसकी जगह काम। तो ऐसे थे कुछ लोग जो हमें करना है सोच रहे थे, और वो जब टूटा उनका ये सोच के, मतलब ये जो ताला टूटा तो थोड़ा सा बुरा लगा था। तो मतलब जैसे आपने बोला ना कि लोग उनको ये लगेगा कि काम तो ये करना नहीं है, तो एक एक्सपेरिमेंटल हो गया ये। एक्सपेरिमेंटल नहीं, काम नहीं करने का मतलब ये नहीं था कि काम नहीं करना, उन्हें ये था कि हम करने नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे प्रधान तक। क्योंकि जैसा मैंने बताया, मैं कभी रही नहीं यहाँ, ना मेरे हस्बैंड रहे, तो और चुनाव फिर मैं लड़ रही हूँ यहाँ से, और मैं चुनाव इसलिए लड़ रही हूँ क्योंकि मुझे काम करना था यहाँ पे। तो लोगों को ये था कि जब काम करना है, और सिर्फ आपको ये देखिए कि हम जब पंचायत में आते हैं तो सिर्फ काम ये नाली, इंटरलॉक, सफाई, बिजली, यही नहीं होता है, पेपर वर्क भी होते हैं बहुत सारे। कई लोग के लिए लेटर्स लिखना होता है, कई लोग के लिए आपको वेरीफाई करना होता है, जन्म प्रमाण पत्र, हॉस्पिटल, बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसमें सिग्नेचर की, साइन की ज़रूरत होती है। तो एक ये लोगों के दिमाग में था कि ये तो मिलेगी नहीं, पर फिर भी क्योंकि वो प्रधान प्रतिनिधि वाला कॉन्सेप्ट था, तो सबको था कि ठीक है, नहीं भी मिलेगी तो क्या हुआ, हमारे घर के प्रधान रहेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो वो जो एक मानसिकता थी वो टूटी जब मैं प्रधान बन गई। ठीक है, मैं यहीं पे रहने लग गई, मैं लोगों से मिलने लग गई, मैंने वो एक बैरियर तोड़ दिया था, क्योंकि मेरे घर वाले मतलब इस मामले में बहुत अच्छे सपोर्टिव थे कि उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम घूंघट करो या ऐसी, ये इस मामले में मेरे घर में मतलब टचवुड मैं ब्लेस्ड रही हूँ। तो मैं सबसे बात करती थी, मैं बच्चों से भी बात करती थी, मैं औरतों से भी बात करती थी, मैं आदमियों से भी बात करती थी, और मैं बुजुर्गों से भी बात करती थी, और हर एज ग्रुप से, बाबा से, अम्मा से, चाचा, चाची, भाभी। तो जब आप हर किसी से बात करते हो तो हर किसी का बात करने का एक जो कंफर्ट लेवल होता है वो आपके साथ में आ जाता है। तो गांव की चीज़ें, लोगों की परेशानियाँ बहुत, जो वो हर किसी से, जैसे महिलाएं हर किसी से अपनी परेशानी नहीं बोलती हैं, अब उन्हें ये पता है कि हमारी प्रधान एक तो महिला, दूसरी ये हमसे बात भी करती है तो हम इसके साथ कंफर्टेबल है, तीसरी हमारी प्रॉब्लम समझ कर उसका समाधान भी करेगी। तो जब ऐसी चीजें एक साथ मिलती हैं तो मुझे लगता है कि डेवलपमेंट और इजीली और फास्ट हो जाता है। तो ये हुआ था। प्रधान बनने के बाद आपने जो समस्याएं देखी, प्रधान बनने से पहले की जो आपने समस्याएं देखी, उनमें से किन समस्याओं को आपने सबसे पहले टारगेट किया, और उनको कौन कौन सी ऐसी समस्याएं रही जिनको आपने अचीव किया सबसे पहले? सबसे पहले मैंने सफाई, जो प्रॉब्लम देख करके मेरे दिमाग में आइडिया आया था, सबसे पहले मैंने उसी को किया। जिस दिन मैंने ओथ लिया था 25 मई को, उसी दिन मैंने आकर के सचिव को बोल रखा था कि मेरे लिए आप एक नोटिस रेडी करके रखिएगा जिसमें मैं राजपुर में प्लास्टिक बैन कर दूंगी। ठीक है, मैंने ओथ लिया है, मैं घर पे आई हूँ और मैंने सबसे पहला काम किया प्लास्टिक बैन करने का राजपुर में। तो ये हो गया काम। उसके बाद में इसमें तो एक बहुत पूरी जर्नी रही है प्लास्टिक की हमारी। फिर उसके अलावा बिजली की बहुत बड़ी समस्या रहती थी गांव में। ट्रांसफार्मर्स की कैपेसिटी बहुत कम थी, तो हमेशा कभी फूक जाता था, कभी जल जाता, ख़राब हो जाता, लाइट्स कई कई दिनों तक बंद रहते थे। तो पूरे ट्रांसफार्मर की लिमिट्स मैंने, जो कैपेसिटी होती है वो बढ़वा दी थी। तो गांव में बिजली की जो समस्या थी वो ख़त्म हो गई। उसके अलावा जितने भी सड़कों पे कब्जा हो रखा था, उन सारी सड़कों पे से कब्जा हटा करके जो एलोकेटेड जगह होती है वहाँ पे सारे घूरे डलवाए। जितनी भी डबल लेन रोड जो थी वो सिंगल हो रखी थी, उन सबको सफाई करवा के प्रॉपर खोल दिया। तीसरी चीज़ ये हो गई। फिर चौथी चीज़ हमने करी थी कि जो हमारे यहाँ पे एक बिल्डिंग थी सरकारी जो यूज़ नहीं हो रही थी, बड़ी बुरी स्थिति में थी, तो उसको हमने पूरा ठीक ठाक करवा के और वहाँ पे हमने लाइब्रेरी सुचारू की। और वो लाइब्रेरी इतने अच्छे से रन हुई जहाँ पे सारे कंपटीशन एग्ज़ाम्स के लिए बच्चे आते थे प्रिपेयर करने के लिए। वहीं पे वो रहते थे, उनके लिए पानी की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, कमरे की, किताबों की, टीचर की, हर चीज़ की व्यवस्था वहाँ पे हो रखी थी। तो बच्चों ने वहाँ पे आके पढ़ाई की, तैयारी की। कई बच्चों का सरकारी जॉब में सिलेक्शन भी हुआ है वहाँ से। मेरी खुद जो पंचायत सहायक थी
उसका सिलेक्शन रेलवे में हुआ पहले, और उसके बाद वो तैयारी उसने छोड़ा नहीं, वो कंटिन्यू करती रही, और उसका फिर बाद में लेखपाल हो गया। अभी यहीं पे वो लेखपाल में है, सासनी में। तो आपके सामने आपके छोटे से जेस्चर से अगर इतना कुछ बदल सकता है, जिनको घर पे एनवायरनमेंट नहीं मिल पा रहा था बच्चों को पढ़ने के लिए, वो वहाँ पे आके पढ़ने लगे। तो ये चौथा काम मैंने जो बहुत बड़ा किया था। उसके अलावा हमारे गाँव में मतलब लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है और पिछड़ा वर्ग ज़्यादा है, तो इस वजह से कई फेक केसेस भी हो जाते थे, है ना। लोग आपस में लड़ते थे या फिर वो ही काउंटर के चक्कर में होता था, और उसमें पुलिस भी परेशान होती थी, गांव की जनता भी परेशान होती थी, फालतू का खर्चा होता था, परिवार बहुत परेशानी में रहता था। तो जो मेरे को सीएम अवार्ड मिला था, सीएम अवार्ड से मैंने पूरे गांव में सीसीटीवी कैमरा लगवाया, तो इसको अप्रिशिएट भी किया गया था, और फिर इसको लागू करके हर पंचायतों में लागू भी किया गया कि हर पंचायतों में सरकारी जगहों पे और मुख्य स्थानों पे कैमरा लगाना है। तो वो यहीं से निकल के जब गया तब हर पंचायतों में लागू किया गया। इसके अलावा हमने प्लास्टिक बैंक का एक आइडिया था जो हमने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आइडिया भी बहुत अच्छा लगा था, जिसमें सिर्फ पूरे गाँव वाले प्लास्टिक ही डालेंगे। अच्छा। तो वो भी फिर पूरे उत्तर प्रदेश में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो ऐसे फिर ये तो मैं आपको शुरुआती काम बता रही हूँ जो मैंने 1 साल के अंदर कर दिया था। फिर उसके बाद तो फिर बहुत कुछ ऐसा हुआ कि मतलब मैंने कम से कम 4-5 एकड़ ज़मीन, मतलब 20-25 बीघा ज़मीन खाली करवा दी जो कब्ज़े में थी। उसके अलावा जिस जगह पे इस वक्त हम बैठे हुए हैं, ये खुद जगह ज़मीन जो है वो कब्ज़े में थी। ये पहले एक दूसरी ज़मीन थी, और जहाँ पे मेरे को पंचायत घर बनाना था, पंचायत की ज़मीन वो गांव से 3-4 किलोमीटर बाहर थी। तो मैंने ये पूरा लैंड एक्सचेंज करवाया था। और उस टाइम पे विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो कार्यपाल हमारी जो गवर्नर मैडम है, तो उन्होंने स्पेशल धाराओं के साथ में इसमें हमारी मदद की थी, और उन्होंने ये परमिशन दिया था। फिर ये लैंड एक्सचेंज हुआ था, फिर इस पे कब्ज़ा हटवाया था। उस कब्ज़े को हटवाने के लिए भी मेरे घर पे, मेरे परिवार पे SC/ST का एक्ट लग गया था, और एक बार नहीं, मेरे परिवार पे 3-4 बार ऐसा एक्ट लग चुका है। तो काम मैं कर रही थी और मैं जेन्युइन और सही काम कर रही थी, लेकिन मेरा परिवार जितनी मजबूती से मेरे साथ खड़ा था, उतना ही मेरे चक्कर में परेशान भी हुए हैं। पर एक ताकत फिर भी मेरे को मिलती रही कि ठीक है, तुम सही काम कर रही हो, हम गलत नहीं है, तो इससे तो हम देख लेंगे जो होगा, तुम अपना काम मत रोकना, तुम कंटिन्यू करती रहो। तो ऐसे करके फिर ये जगह खाली की। आज हमने यहाँ पे पंचायत घर बनाया है, जहाँ पे हमारे जो अभी CS सर हैं, अब तो रिटायर हो गए हैं, वो भी यहाँ पे आए थे। पूरे लखनऊ की पूरी टीम आई थी पंचायत की, और हमने ये डिजिटल स्क्रीन भी लगा रखा है। यहाँ पे हम बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं। इसके अलावा पास में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है, RRC सेंटर है, वहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। यहीं पे पास में सरकारी राशन की दुकान है, वो बनी हुई है। यहीं पे बगल में एक जूनियर स्कूल है। इस जूनियर स्कूल को बनाने की भी एक लॉन्ग जर्नी है मेरी, 3-4 साल की एक मेहनत है, मशक्क़त है, उसके बाद में ये स्कूल बन रहा है। फिर उसके अलावा एक यहाँ पे आंगनवाड़ी केंद्र भी है। पूरे पंचायत में कम से कम 60 से 70 स्ट्रीट लाइट लगा करके सारी जितने भी अंधेरे में गलियाँ पड़ी थी उन सबको रोशन कर दिया गया है। उसके अलावा वाईफाई 4 हमने फ्री वाईफाई जोन बनाए थे, जैसे एक हमने लाइब्रेरी में बनाया था, एक यहाँ बनाया था, गाँव के जो 2-4 मुख्य जगह है वहाँ पे बनाए थे। तो ऐसे काम, और सड़कें, जैसे एक सड़क जहाँ से आप आए हैं, ये तो मुख्य सड़क थी, उसके अलावा एक और सड़क जाती है, वो सड़क हमेशा बारिश के समय वहाँ पे मतलब बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो जाते थे, बाइक तक नहीं जा पाती थी, साइकिल भी नहीं जा पाती थी। वो पूरी सड़क बनवाई थी जिला पंचायत के सहयोग से, तो वो पूरा बन गया। उसी सड़क पे हमने अंत्येष्टि स्थल बनवाया था, क्योंकि यहाँ पे लोगों को अंत्येष्टि क्रिया करने में बहुत दिक्कत आती थी, तो अंत्येष्टि स्थल हमने यहीं पे बनवा दिया। उसके अलावा अभी एक और सड़क हम लेकर आ गए हैं जो राजपुर से मैडू टाउन तक जाती है, लगभग 3-3.25 किलोमीटर की सड़क है। तो ये सड़क भी हम ही लेकर आए थे। इसके लिए भी मैंने 3-4 साल बहुत भाग दौड़ की है, बहुत मेहनत की है, जितनी जान झोंक सकती थी मैंने पूरी झोंकी है। और आज सिर्फ इस सड़क के बनने से कम 15 से 18 पंचायतों को बेनिफिट मिलेगा। तो जब आप काम करने पे आते हो, तो आप सिर्फ अपना दायरा अगर सेट कर लोगे कि मुझे सिर्फ इतने में काम करना है, तो आप वहीं तक सीमित रह जाओगे। आप जब उस दायरे को तोड़ोगे, वो एक बैरियर तोड़ के बाहर निकलोगे, तो आप फिर अपने साथ साथ आसपास के लोगों का भी अच्छा काम कर सकते हो। अब जैसे ये सड़क बनी है, ये पूरा मेडू टाउन उठ जाएगा, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे सोशल मीडिया पे मैसेज करते थे कि मैम आपने इतना कुछ किया है, तो प्लीज़ हमारी ये सड़क बनवा दीजिए। और जब ये सड़क बन गई, तो मैंने उन सारे बच्चों को फिर भेजा था कि देखो, मतलब फाइनली अब ये सड़क का ऑर्डर आ गया और ये तुम लोग देख रहे हो। तो ऐसे सारे लोग धीरे धीरे इकट्ठा होते गए, जुड़ते गए। आज के डेट में तो मेरी एक बहुत अच्छी पूरी फैमिली, मतलब परिवार से भी बाहर एक बहुत बड़ा परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली जिसे कहते हैं, वो बन चुका है।
तो आप काम, आपकी मंशा बताती है काम बताती है। करने की। तो ये सारे काम जब आप डेवलपमेंट के गांव विकास के कार्य जब आप करते हैं तो इसमें प्रशासनिक अड़चनें कितनी आती हैं आपको? देखिए शुरू में तो बहुत आई थी। शुरू में एक तो महिला को कोई एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था, ठीक है, कि हमारे आगे महिला कैसे बोलेगी, सवाल कैसे पूछेगी। सवाल अगर कैसे पूछेगी? मैंने ये पूछ लिया कि ये क्यों करना है तो बुरा लगता था कि क्यों पूछ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस में दिक्कत आती थी शुरू में। पर धीरे धीरे जब मैं अपनी चीज़ पे एडमिट रही हूँ तो धीरे धीरे फिर ऑफिसेज में भी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं। पर हाँ, फिर भी जो काम बहुत आसानी से जल्दी हो सकता है उस काम में अनावश्यक तौर पे देरी होती है, ये तो मैं मानूंगी। मतलब मैं खुद पीछे पड़ी रहती हूँ, लगी रहती हूँ कि आप एक बार कर दीजिए, देख लीजिए, तब मेरा काम होता है। अगर कोई प्रधान थोड़ा सा मतलब शांत प्रवृत्ति का अगर हो तो वो नहीं हो पाएगा, तो उसको बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती है, जो कि मुझे लगता है नहीं होना चाहिए। प्रधान अपने आप में इतना एक सशक्त पद है जो अपने नियम कानून तक बना सकता है। अपनी ग्राम सभा बैठक करके जो आदेश वो पारित कर दे वो मानना पड़ता है। मतलब आप ये समझिए कि एक सुप्रीम कोर्ट के बराबर में रखा जाता है पंचायत को, क्योंकि यहाँ पे नियम बनाने का पावर होता है। इतनी बड़ी पंचायत को, इतनी बड़ी पावर मतलब आप पावर बॉडी को आप वहाँ पे कुछ समझ नहीं रहे हो, आप उनकी बातों को तवज्जो नहीं दे रहे हो, क्योंकि आप ये चाहते हो कि प्रधान हमेशा हमसे दब के काम करे। जबकि मुझे लगता है कि वहाँ पे एक मैसेज ये जाना चाहिए कि आप प्रधानों के लिए और जनता के लिए काम करने के लिए वहाँ बैठे हो। प्रधान जनप्रतिनिधि है, प्रधान को चुन के भेजा गया है वहाँ पे काम करने के लिए, ना कि आपके अंडर में काम करने के लिए एक एम्प्लॉय भेजा गया है ना। तो प्रधान का मतलब प्रधान का पद बहुत ऊंचा है, जिसे बहुत मतलब मैं सोचूंगी एक अंडररेटेड जॉब की तरह लिया जाता है, जबकि ये जॉब नहीं है, ये 24/7 सोशल वर्क है, ड्यूटी है लोगों के लिए। तो विभागों तक ये मैसेज जाना चाहिए कि अगर प्रधान आपके पास किसी भी काम को लेकर आ रहा है और अगर आप कर सकते हैं उसे, तो आप जल्दी करिए। अनावश्यक कारणों के से उसको आप डिले मत करिए। अनावश्यक कारण बहुत सारे होते हैं, तो वो सारे कारण अगर आप हटा दें तो मैं तो कह रही हूँ इतना फंड आता है, इतना पैसा है सरकार के पास देने के लिए, पंचायतों के पास लेने के लिए, अगर वो पूरा पैसा आ जाए, समय पे लग जाए, समय पे काम हो जाए, तो फिर वारे न्यारे हो जाए, गांव का विकास अलग ही देखने को मिलेगा। क्योंकि जितना मुझे लगता है कि पंचायतों के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए सिर्फ आत्मा कह के भूल नहीं गए हैं, आत्मा कह के मान भी रहे हैं। उस आत्मा को सुधारने के लिए प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन वो प्रयास कौन कर रहा है? वो प्रयास सिर्फ लोग कर रहे हैं, जनता कर रहे हैं। आप देखिए, जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई कि मेरे पे कैसे ट्रस्ट किया लोगों ने कि चलो ठीक है, कुछ तो काम कर ही देंगी ना। अब जब उनकी उम्मीद से मैंने ज्यादा काम किया है, तो आप ये समझिए वो उनके लिए कितना अच्छा है। मैंने अपने साथ भी जस्टिस किया कि मैं अगर करियर में 5 साल पीछे आई हूँ तो मैंने 5 साल यहाँ पे भी तो दिया है। तो यहाँ पे मैं खुद को फिर ज्यादा मानती हूँ कि मैंने बहुत कुछ कमा लिया है। अब जो आगे होगा वो तो देखा जाएगा, पर ये एक तो विभागों के लिए मैं कहूँगी कि आप प्रधानों को, महिला पुरुष तो आप छोड़ दीजिए, आप पहले प्रधानों को इज्जत दीजिए, उसके बाद आप महिला और पुरुष की बात करिए। और फिर अगर पुरुष की बात आती है तो आप पुरुष को सम्मान दीजिए, और अगर महिला की बात आती है तो कम से कम सुनिए, क्योंकि वो जनप्रतिनिधि है, वो चुन के आई हुई है आपके सामने। आप अपने घर पे कॉफी पीते हुए अपनी वाइफ को या किसी को तो एक बार बोल सकते हैं कि बेटा जाओ यहाँ से, या तुम जाओ यहाँ से। जनप्रतिनिधि अगर है तो आपको बिल्कुल हल्के में लेने की जरूरत नहीं है, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। जैसे मैम आजकल एक प्रॉब्लम बहुत देखने को मिलती है पानी की समस्या को लेकर, तो उस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए आपने किस तरीके से अपने गांव में कार्य किया है, या इस तरीके की प्रॉब्लम इस गांव में है? पानी की समस्या, पीने के पानी की समस्या तो नहीं है इस गांव में, प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे हम लोगों ने पानी को बचाने के लिए भी बहुत से काम किए हैं। हमने कई सारे वृक्षारोपण किए, मतलब हमने सिर्फ नाम के लिए वृक्षारोपण नहीं किए। शुरू के 2 साल जो थे वो मेरे लिए थोड़ा सा, क्योंकि समझने का भी समय था, तो जितने भी पेड़ लगाए हम सबको नहीं बचा पाए, बहुत कम पेड़ सरवाइव कर पाए। बाय द एंड मेरे टेन्योर के वो सारी चीज़ें कंट्रोल में आ गई, और इस बार तो काफ़ी सारे पेड़ों ने ग्रो कर लिया है। तो अब जब पेड़ ग्रो कर रहे हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट अब
मतलब वो हमारे सॉइल एरोजन के लिए या वाटर कंजर्वेशन में काम करेगा, तो वो एक हमने काम किया है। उसके अलावा हमने रेन वाटर हार्वेस्ट प्लांट्स बनाए हैं, जैसे हमारे पंचायत घर में भी बना हुआ है, हमारे स्कूल में भी बना हुआ है, प्राइमरी स्कूल में भी, जूनियर स्कूल में भी। तो जैसे जूनियर स्कूल है तो यहाँ पे स्कूल को, आंगनवाड़ी केंद्र को, राशन की दुकान को कंबाइन करके बनाया है, तो इन पूरी जगह का वो वाटर कंजर्वेशन होता है। एक वहाँ पे है, एक लाइब्रेरी में है, तो ये हम कर रहे हैं। इसके अलावा अभी हम पूरे गांव में भी हमने 4 कुएं चिन्हित किए हैं। उन कुएं के आसपास, वो सूखे हुए कुएं हैं, डेड वेल्स, तो उनके आसपास में जितने भी घर हैं उन सबको उस कुएं से कनेक्ट किया गया ताकि हम उस कुएं को रिचार्ज कर सकें। तो ये भी हम कंजर्वेशन के लिए कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जैसे जो नालियों में पानी बहता है उसको थोड़ा सा अच्छी कंडीशन में रहे तो सिल्ट चैम्बर बनाया है, सोक पिट्स बना रखे हैं, जितने भी हैंड पंप्स हैं सबके आसपास, लगभग के आसपास सोक पिट बने हुए हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक अमृत सरोवर भी है जिस पे अभी काम चल भी रहा है, अमृत सरोवर पे काम, तो एक अमृत सरोवर भी है। तो ऐसी चीज़ें हम करते रहते हैं। और लोगों को, जैसे बच्चों को मैं क्लास लेती तो वो हम उनको अवेयर करते ही हैं कि कैसे कम पानी करना है। अब अगर कभी मैं वापस, मुझे मौका मिला कुछ करने का, तो मैं कुछ चीज़ें करूँगी, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है वो, लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी लोगों को बुरा लगेगा लेकिन बाद में बुरा नहीं लगेगा। जैसे मैं जितने भी समर है सब पे मैं कोशिश करूँगी कि उस पर मीटर लग जाए। अच्छा। क्योंकि समर का पानी बहुत वेस्ट होता है। अगर उस पर मीटर लग जाएगा तो अपने आप, या तो आप पे करो उस पानी के लिए और या तो फिर आप कम यूज़ करो। तो ये चीज़ मैं करूँगी, लेकिन अभी के लिए तो पानी से संबंधित हमने ये काम किया कर। अक्सर देखने को मिलता है कि जब हम गांव की राजनीति में होते हैं तो कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर प्रॉब्लम्स आती हैं हमारे आगे, जैसे बोलते हैं रसूखदार लोगों के अगेंस्ट अगर हमें कोई डिसीजन लेना पड़ा है तो उसमें आपको कितनी समस्याएं या दिक्कतों का सामना करना पड़ा था? देखिए, जब आप सही रहते हैं तो आपको डरना नहीं होता है, बस दिक्कतें तो हमेशा आपके सामने आएंगी। चैलेंजेस के बिना तो आपको जीतने का मज़ा ही नहीं आएगा। तो मेरे सामने भी ऐसे कई सारे चैलेंजेस रहे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि काम मैं करती थी अपने पंचायत में और परेशान मेरा परिवार होता था। मैं यहाँ रहती थी, मुझे नहीं पता है कि क्या हो रहा है, हमें तो सीधे लेटर आ जाता था कि आपके ऊपर ये धारा लग गई, आप पे ये केस लग गया है, मेरे पेरेंट्स पे, मतलब पापा पे और मेरे हस्बैंड पे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो आप जब राजनीति में आते हो या आप समाज सेवा में आते हो, जन सेवा में आते हो, तो आपको एक तरफ अपने दिमाग को इसके लिए भी तैयार रखना है कि सिर्फ आपको अच्छा अच्छा देखने को नहीं मिलेगा, हो सकता है आपको बुरा बुरा भी देखने को मिले। तो मैंने वो भी फेस किया है। और बाकी किसी फैसले को लेने में मुझे कभी कोई दिक्कत आई नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं पहले ही फैसला लेने से पहले ही सारी चीज़ें डिस्कस कर लेती हूँ। और क्योंकि इंटेंशन सही होता है, तरीका सही होता है, और हम मतलब अब पूरे जोश के साथ में उस काम को करने में इंटरेस्टेड भी होते हैं, तो कभी किसी ने काम के लिए ऑब्जेक्शन नहीं किया। पर हाँ, गलत काम करने के लिए मुझे बोला ज़रूर गया था कि आप, मतलब मैं नाम नहीं लूँगी, बस मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगी कि कुछ लोगों ने मेरे को कुछ ऐसे काम करने को बोले थे जिसके लिए मैं तैयार नहीं थी, ज़मीन से रिलेटेड काम थे, तो मैंने मना कर दिया था कि मैं नहीं कर पाऊँगी ये काम। तो ऐसे काम भी आते हैं कि आपको खिलाफ जाना पड़ता है लोगों के, तो उससे कई लोग मेरे खिलाफ भी हुए थे, पर वो काम पंचायत के लिए, लोगों के हित के लिए, वो उस समय सही था। तो ऐसे डिसीजन कभी कभी आपको बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। अभी कल ही हमने एक न्यूज़ पढ़ी थी, 26 मई को आपका टेन्योर ख़त्म होना था यूपी में ग्राम प्रधान का, और हमने 26 मई को ये न्यूज़ देखी है कि आप लोगों का जो टेन्योर है वो 6 मंथ और आगे बढ़ा दिया है। तो इसमें आपको किस मतलब कुछ दिक्कतें आती हैं? आप पहले से मेंटली प्रिपेयर होते हैं इन सब चीज़ों के लिए, या दिक्कतें आती हैं, या आपको मतलब ये रहता है कि नहीं चलो अब हमको अपने गाँव के लिए कुछ और बेहतर करने को मिलेगा? कैसा, मतलब क्या रहता है उस टाइम पर? देखिए, थोड़ा सा मेरा ये स्टेटमेंट बोल्ड हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ वो प्रधान है जिसने 5 साल कुछ नहीं किया, वो अगले 6 महीने में भी क्या कर लेगा, ठीक है। दूसरी तरफ वो प्रधान है जो वाकई में काम कर रहे हैं, है ना। तो वो, अगर उनका कुछ काम था जो पाइपलाइन में था, या कुछ ऐसा काम था जो वो कुछ करवा चुके थे, कुछ बचा हुआ था, तो वो काम वो कंप्लीट करवा लेंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि इसके लिए मैं फिर भी सरकार के लिए, हमारे आदरणीय योगी जी के लिए बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने ये चीज़ सोची और प्रधान को ही प्रशासक बनाया, क्योंकि ये प्रधानों के लिए बहुत, मुझे लगता है कि बहुत शर्म की बात हो जाती कि जनप्रतिनिधि के तौर पे लोग, जनता प्रधान को चुन के भेज रही है और प्रधान खुद प्रशासक के अंडर में काम कर रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब मन को कचोटता, लेकिन उन्होंने इतना विश्वास दिलाया है कि प्रधान खुद काम करेंगे। कुछ एक क्लॉज डाले हैं जो मुझे लगता है ठीक भी है, सही है।
तो ये 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है। अब आप ये देखिए कि महिलाओं की अगर इसमें बात करें तो नियम तो 33% कहता है महिलाओं को, आपको प्रधान के लिए आरक्षण 33% का रहेगा। यूपी में लगभग 58,175 के आसपास पंचायतें हैं और प्रधान भी लगभग इतने ही हैं, 58,000 समथिंग कुछ प्रधान भी हैं, 58,000। उसमें से 31,000 पुरुष हैं, मतलब महिलाएं हैं। अच्छा, 31,750 के आसपास कुछ महिलाएं हैं। अगर आप एवरेज निकालते हो तो एवरेज निकल कर आता है लगभग 57 के आसपास एवरेज आता है। तो ये खुद अपने आप में बहुत मतलब हाँ रिकॉर्ड ही मान लीजिए आप कि आप 33% आरक्षण दे रहे हैं, लेकिन महिलाएं इतनी चुनकर आ रही है। इसका मतलब जनरल, ओबीसी, एससी जो नॉर्मल सीट्स भी थी वहां पे भी महिलाओं ने चुनाव लड़ा और महिलाएं जीत कर आई। और अब जब 6 महीने का वापस से कार्यकाल बढ़ा है तो ये कितनी बड़ी मात्रा में महिलाओं पे भरोसा दिखाया गया कि वो इस कार्यकाल को भी बहुत अच्छे से निभाएंगी। तो ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था जो गवर्नमेंट ने लिया है इस पक्ष में, प्रधानों के पक्ष में। तो जब आप गांव में जब एक महिला प्रधान बनकर आई तो गांव की जो महिला वर्ग है, लड़कियां कह लो, जो हायर एजुकेशंस के लिए आगे जाना चाहती हैं या लड़कियों को जो एक वे मिलना चाहिए अपनी लाइफ में सक्सेस होने के लिए, तो उसमें जो लड़कियों को एक बोलते हैं, जैसे आप लड़कियों ने आपको किस तरीके से अपना रोल मॉडल माना कि अब हम एक महिला प्रधान है हमारे आगे, तो हमको अपने लिए और रास्ते लड़कियों को खुले होंगे आपके महिला प्रधान बनने के बाद? देखिए, लड़कियां पढ़ाई में आगे हैं, है ना, सारे बच्चे अच्छे हैं पढ़ाई में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं रोल मॉडल नहीं बोलूँगी और मैं बच्चों को ये भी नहीं बोलती हूँ कि तुम किसी एमएनसी में ही जाओ या फिर तुम किसी बड़ी कंपनी में ही जाओ या सीधे बहुत मतलब बड़े ऑफिसर बन जाओ या कुछ ऐसा बन जाओ, मैं वो नहीं बोलती हूँ। लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि जो भी काम करो तुम उसमें अपना 100% देना, ठीक है। मैं अपने बच्चों की वीसी करवाती हूँ यहीं पे, इसी डिजिटल स्क्रीन पे, इसी हॉल में हम वीसी करते हैं। तो उस वीसी में मैं कभी किसी आईएएस अधिकारी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप बच्चों का मोटिवेशन करिए, कभी किसी आईपीएस से करती हूँ, कभी किसी ऑफिसर से करती हूँ, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के कोई भी ऑफिसर, उनसे बात कर ले। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि बच्चों का एक एक्सपोजर बढ़ता है, उन्हें थोड़ा सा गाइडेंस मिलती है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ तो मैं प्रधान, ये बहुत छोटी इकाई मानी जाती है प्रधान, है ना, तो अगर वहाँ पे रहते हुए मैं समाज के लिए इतना कुछ कर सकती हूँ तो वो तो एक बच्चा भी कर सकता है। अगर कोई बच्चा टीचर बनना चाह रहा है, कोई महिला लड़की टीचर बनना चाह रही है, तो टीचर तो हम देखेंगे तो हम एक तरफ से कहते हैं ठीक है टीचर है, लेकिन वो टीचर जो है ना वो एक भविष्य का निर्माण कर रही है, वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, वो बहुत कुछ सिखाती है बच्चों को। मतलब बच्चा एक कच्चे घड़े से पक्के घड़े में होके निकलता है टीचर के हाथ से, ठीक है, फिर वो प्रोफेसर, लेक्चरर की तरफ जाता है और वो अपना करियर शेप करता है। लेकिन मैं बच्चों को हमेशा यही कहती हूँ कि तुम सपने देखो, सपने देखना मत छोड़ना, बस ये मत सोचना कि हम मतलब यही खत्म है, हमें यही करना है, बस सपने देखते रहना, तो तुम कुछ भी करोगे उसमें तुम अच्छा ही करोगे अगर तुम्हें सपने देखा है। अब जैसे मुझे समाज सेवा का काम करना था तो शायद इसलिए मैं अपनी प्रधानी को बहुत अच्छे से कर पाई हूँ। अगर मेरा कभी इंटेंशन ही नहीं होता समाज के हित में काम करने का तो मैं भी दूसरों की तरह सिर्फ यही होता कि मेरे को पॉलिटिक्स में आना है, तो वो समाज सेवा वाला कॉन्सेप्ट रहता ही नहीं ना, फिर उसमें तो सारी चीजें ही होती, सारी चीजें होती फिर। तो मैं यही अपने बच्चों को गाइड करती हूँ कि आप अपना एक्सपोजर जितना बढ़ा सकते हो बढ़ाओ, लेकिन जो भी काम करो उसमें 100% देना। हम जैसे एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, आप मेरे से पक्के से अग्री भी करेंगे इस चीज़ से, कि जो घर की महिला होती है उसे सबसे कम आंका जाता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अब तो ये थोड़ा माइंडसेट चेंज होता जा रहा है धीरे धीरे करके, क्योंकि हम लोग अपने भी घर में देखते हैं, पहले भी देखते थे, जब से हम बड़े हुए हैं हमने यही चीज़ें देखी हैं, ऑब्जर्व करी हैं। अब भी हमारा जो रहता है वो यही रहता है कि जो भी डिसीजन हो घर की जो महिलाएं हैं उनको भी रख के डिसीजन सबका एक साथ लेना चाहिए, है ना। हाँ, तो ये चेंज आपके जनरेशन में ही आया होगा। हाँ, हमारे पहले जनरेशन में ऐसा नहीं था। हम देखते तब ये होता था, डिसीजन कौन लेता था? पुरुष, ठीक है, हेड ऑफ द फैमिली, वो डिसीजन लेता था। अब आज की डेट में क्या हो गया है कि महिलाओं को हम डिसीजन मेकिंग में तो लेते ही हैं, लेकिन हम साथ साथ में ये भी बताते हैं, जैसे मैं अपने बच्चों को ये भी बताती हूँ कि आप घर पे रहने वाली या घर पे काम करने वाली महिलाओं को ये मत समझना कि वो सिर्फ घर पे बैठी है, ठीक है,
उस महिला ने पूरा परिवार संभाला हुआ है। अगर वो महिला वो काम ना करे तो शायद सब बिखरे हुए रहो, ना वो बच्चा ठीक से पढ़ाई कर पाए, ना वो उनका पिता काम पे जा पाए, ना सास ससुर का ध्यान रख पाए। तो एक महिला घर पे रहते हुए वो नर्स भी है, कुक भी है, वो लॉन्ड्री भी कर रही है, वो सफाई भी कर रही है, वो बच्चों के लिए टीचर भी है, वो फाइनेंस भी मैनेज कर रही है, वो ये भी ध्यान रख रही है बच्चों के लिए न्यूट्रिशन मेरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो एक महिला इतनी मल्टीटास्किंग होती है कि वो हर चीज़ का ध्यान रखती है। तो बच्चों के लिए ये दिमाग में होना बहुत ज़रूरी है कि उनकी माँ जो काम कर रही है, सिर्फ पैसे कमाने को काम करना नहीं बोलते हैं ना, तो उनकी माँ जो कर रही है या वो भी अपनी माँ की जो मदद कर रहे हैं वो मैटर करता है, वो एक वैल्यू ऐड करता है उसकी माँ की लाइफ में या उसके एक सोचने के तरीके में। तो मैं इस डायरेक्शन में भी बच्चों को बताती हूँ कि आप अपनी मम्मी को भी इस तरह से अगर देख रहे हो तो आप ये मत सोचना कि तुम करती क्या हो। वो जो काम कर रही है वो ये 7-8 लोग मिलके करते हैं, वो काम वो अकेले कर रही है। सही बात है। तो ये अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है कि हाउस वाइफ का काम सबसे टफ होता है, तो हाउस वाइफ को आप कम मत आके, क्योंकि वही हाउस वाइफ आगे बढ़ती है, आगे बढ़ाती भी हैं और बढ़ती भी हैं। देश के जितने भी डिपार्टमेंट, पॉलिटिकल डिपार्टमेंट बोलो, हर फील्ड को एक अलग अलग पर्सन की जरूरत होती है, वही सारे काम एक महिला अपना पूरा अकेले घर में करती है। आप बीमार होंगे तो आपकी मम्मी सबसे पहले आएंगी, बेटा ले सर पे पट्टी कर दूं, तू ये काढ़ा पी ले। आपको जुकाम है तो मम्मी बोलेंगे नहीं तू अगर दवाई नहीं लेने जा रहा है तो कोई बात नहीं बेटा, तू ये वाला है ना, तू ऐसे सो जा, तू ये कर ले। तुम टेंशन में हो, कभी आप टेंशन में हो कि मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं करियर में इधर जाऊं, तो वो माँ बहुत अच्छा गाइडेंस भी, मतलब आपकी गुरु भी अब माँ है आपके लिए, मतलब का भी काम कर बहुत मतलब आप ये देखिए कि वो एक महिला कितना कुछ कर रही है, लेकिन हम 1 मिनट में कह देते हैं कि अरे यार आप क्या करते हो। मतलब महिला को सिर्फ आंका जाता है कि वो रोटी बना रही है और घर पे, पर वो सिर्फ रोटी और घर के आसपास की कितनी चीजें होती हैं वो भी लड़कों का जानना जरूरी है, क्योंकि लड़कियां तो समझ जाती हैं क्योंकि वो कभी कभी हेल्प भी करवाती हैं। तो जिस दिन लड़के अपनी माँ का या अपनी बहन का या अपनी लाइफ हाथ बटाना शुरू कर दें तो वो समझेंगे कि काम कितने मुश्किल होते हैं और उनकी माँ बहनें उनके लाइफ में कितना वैल्यू ऐड कर रही है जो वो बिल्कुल देखते भी नहीं है, उस तरफ शायद उनका ध्यान भी नहीं जाता है। तो अब ज़रूरत है, मैं सारे भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि कम से कम आप लोग अपनी बहनों का, अपनी माताओं का सहयोग ज़रूर करें और वो जो भी काम कर रही है उसमें उनका सपोर्ट करें, उनका ढाल बने, उनको डरने मत दें। बस आप ये बोले कि तुम गलती करो हम तुम्हारे पीछे हैं, आप ढाल बने ना कि तलवार बने। इसीलिए नारी शक्ति बोलते हैं और शक्ति के 8 हाथ होते हैं, वो सारा चीज़ मेंटेन करके चलती है। हाँ। तो ये तो आपका इस टाइम का जो टेन्योर है वो लगभग इससे आप सेटिस्फाइड हैं जो आपने काम अब तक किया। आगे ऐसी कुछ और काम होंगी या कुछ और समस्याएं होंगी गांव की जिनको आप चाहती होंगी कि ये समस्याएं और जल्दी से जल्दी ख़त्म हों? वो ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनके ऊपर आप काम करना चाहती हैं? देखिए, एक तो मुझे लगता है कि जितना भी ड्रेन है, नालियाँ हैं जितनी, वो सारी पैक होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन पैक भी ऐसे होनी चाहिए जिसमें सफाई में भी कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जो हमारे सफाई कर्मचारी भाई लोग होते हैं वो पूरे दिन मेहनत करते हैं। मैं देखती हूँ मेरी पंचायत में 2 सफाई कर्मचारी हैं, वो पूरे दिन लगे रहते हैं। तो मुझे कुछ ऐसी व्यवस्था करनी है कि नालियाँ ढकी हुई भी रहें जिससे कचरा ज़्यादा उसमें ना जाए, और जब नालियों को साफ़ करने की ज़रूरत पड़े तो कर्मचारी भाई कर भी लें। अब कुछ लोग कहेंगे कि पत्थर लगा सकते हैं, लेकिन पत्थर इतने भारी होते हैं वजन में कि उनको उठाने में और रखने में ही उनकी आधी एनर्जी चली जाती है। तो ये नहीं, या तो मैं पूरे पाइप से कनेक्टेड कर दूं, ड्रेनेज पाइप जो होती है उससे कनेक्ट कर दूं, जिससे उन्हें सफाई में भी ईजी रहेगा और नालियाँ भी ढकी रहेंगी। तो एक ये चीज़ है। उसके अलावा एक स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और पिछले 4-5 साल से मैं उसमें लगी हूँ, लेकिन शायद उसकी प्रक्रिया ही बहुत लंबी है, तो वो जब होगा तब होगा, लेकिन मैं उसको ज़रूर बनवाना चाहूँगी, क्योंकि जितनी भी महिलाएं हैं जब एक फिक्स जगह होती है तो बड़ा आसान हो जाता है आपको रीच आउट करना ना। तो एक वो करना चाहती हूँ। उसके अलावा और क्या करना चाहती हूँ मैं, और ज़्यादा पेड़ लगाना चाहती हूँ। पेड़ तो जितना लगा दो उतना कम है, वो लगाना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं वाटर पे और बहुत कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, मैं अभी पूरा नहीं कर पाई हूँ। ये एक बहुत बेसिक है। अभी इस वक्त तो एक फोर्स NGO है, वो मेरी मदद कर रहे हैं इसमें मेरा सहयोग CDO सर ने और DM सर ने किया है इस काम को करवाने में NGO के साथ में। तो वो पानी को लेकर के मेरे को थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, कई जगह उनका काम भी चल रहा है गांव में। तो ये सारी चीज़ें, मतलब वाटर के लिए और स्वच्छता तो ऐसी चीज़ है कि अभी मुझे पता है कि मेरी जैसे ही जर्नी ख़त्म होगी वापस से चीज़ें कुछ हद तक ख़राब होंगी, लेकिन
मैं अगले प्रधान से यही उम्मीद करूंगी कि वो इस चीज को और बेटर करे, वो मेरे से भी बेटर आपने जहाँ छोड़ा है वहां से वो उससे ज्यादा ही करें वो। वहीं से शुरुआत। तो ये तो आपका रहा अब तक का सफर। इसके अलावा आप अपने करियर में और आगे क्या अचीव करना चाहेंगी? प्रधान के बाद में आप क्या एक्चुअल में पॉलिटिक्स में आने का आपका कोई फिलहाल मन है, ऐसा कुछ आपका? हाँ, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल आऊंगी, क्योंकि अगर छोटे स्केल पे, मतलब ये एक तरीका था काम करने का, वो तरीका मैंने सीख लिया कि कैसे काम होता है या कैसे काम करवाया जाता है, आपको जनता से कैसे डील करना है, अब ये मुझे आता है। तो अगर कभी मुझे मौका मिलेगा जनता के लिए काम करने का तो मैं वापस करूँगी। जैसे हम देखते हैं गांव की जो राजनीति होती है, जो गांव की जो पॉलिटिक्स होती है, वो कई हद तक पर्सनल हो जाती है। तो कभी ऐसा आपके पास कुछ इस तरीके का पर्सनल कोई इश्यूज आया कि आपको ये काम करना है, और जब आपने कभी ऐसा हो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि नहीं मैं ये काम नहीं कर पाऊंगी, तो आपको कुछ मतलब इस तरीके से एक थ्रेट्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब एक लोगों की गुस्सा या नाराजगी की ठीक है तो आप आगे देखना, फिर आप आगे प्रधान कैसे बनोगे, इस तरीके का कुछ मतलब माहौल बनता है कभी? हाँ बिल्कुल बनता है। ये हर पंचायत में हर प्रधान इस चीज से रिलेट करेगा कि जब जब वो जनता के काम के लिए, गलत काम के लिए मना, अगर सही काम है तो प्रधान खुद मना नहीं करेगा काम करने के लिए, अगर गलत काम है वो जनता चाहती है कि वोट के लिए ये हमारा ये काम कर दे और प्रधान का कॉन्शियस अलाउ नहीं कर रहा है, जैसे मेरा कॉन्शियस अलाउ नहीं किया था, मैंने वो काम नहीं किया था, तो ये थ्रेट तो आता है कि चुनाव वापस आएगा, वापस आओगे, लेकिन मैंने कभी उस इंटेंशन से कोई काम किया ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं अच्छा काम कर रही हूँ तो मुझे पता है आप मुझे वोट दोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने सही काम किया। और अगर मुझे सिर्फ वोट पाने के लिए आपके साथ मतलब आपका कुछ गलत काम करना पड़ रहा है तो फिर ऐसा काम करने का मतलब क्या है? तो मैं ऐसे काम से दूर से राम राम करती हूँ कि अगर मेरे को गलत काम करके वोट लेना पड़े तो फिर आप बिल्कुल वोट मत दीजिए मेरे को। और जैसे गांव की जो राजनीति होती है वो थोड़ी सी पर्सनल भी हो जाती है और एक एंटरटेनमेंट भी हो जाता है उसमें थोड़ा सा। जैसे आपके पास कभी कुछ इस तरीके का पर्सनल इश्यू लेके आया कोई कि प्रधान जी हमारा ये काम कर दो, या मैम हमारा कुछ ये काम होना है, जो मतलब आपके लेवल का नहीं हो पर फिर भी आपको मजबूरी में वो करना पड़ा है क्योंकि आप उस गांव में हैं, उन लोगों के लिए हैं? हाँ, ऐसा तो ये तो हर प्रधान ने किया होगा कि पर्सनल, आपको पंचायत का काम अलग है और दूसरा काम, क्योंकि अब आप प्रधान हो इसलिए आपको करना, हाँ, मतलब आप जनता के प्रधान हो, उनके पर्सनल मतलब वो कोई वैसे साइन मोहर विकास से कोई लेना देना नहीं है उस काम का, लेकिन वो पर्सनल एक रिलेशन, तो वो मैं उसे पर्सनल रिलेशन की तरह मानूंगी। तो हाँ ऐसा होता है, मतलब वो प्रधान से जोड़ दिया गया है शायद, मुझे लगता है कि आप मेरे भाई हो, मुझे मदद चाहिए होगी तो मैं आपको बोलूंगी। है ना, गांव में जो भी व्यक्ति ऐसे पद पे होगा जिसको लोग समझ रहे हैं कि ये मेरी मदद कर सकता है, उसके पास लोग बिना बुलाए पहुंचेंगे। तो अगर किसी प्रधान के पास लोग आ रहे हैं पर्सनल के लिए तो आप ये समझ जाइए कि वो पूरी उम्मीद, पूरे भरोसे के साथ आ रहे हैं कि ये प्रधान अपने प्रधान पद के अलावा भी हमारी मदद कर सकते हैं। तो ये हर प्रधान इस तरह की मदद तो करते हैं, हर आप भी करते होंगे अपने दोस्तों भाइयों की मदद, तो ये वैसी चीज़ है। जैसे हमने जो पंचायत वेब सीरीज देखी थी तो हम उसको अपने रूट्स लेवल पे काफ़ी रिलेट कर सकते हैं। जैसे हमने उसमें देखा कि वहाँ पर जो कैमरे लगे थे पंचायत उस गांव में, तो वहाँ पे एक फ़नी इंसिडेंट हुआ था, जैसे कोई बकरी चोरी को लेके। तो आपने अभी बताया जैसे आपने अपने गांव में 55 कैमरे इंस्टॉल कराए हैं, तो ऐसा कुछ कैमरों को लेके जब भी हम कहीं ना कहीं ये कैमरे इंस्टॉल होते हैं तो कोई ना कोई फ़नी इंसिडेंट होना स्वाभाविक है। तो आपके गांव में भी कुछ इस तरीके का एक फ़नी इंसिडेंट बोल लो, या मतलब कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो जिससे आप रिलेट कर पा रहे हो? देखिए, जब ये कैमरा लगाने का जब फैसला मैंने लिया था गांव में, क्योंकि गांव वालों के लिए बहुत नई चीज़ थी, तो सबने मुझे मना किया, किसी ने इसमें मुझे कंसेंट नहीं दिया था कि हम कैमरा लगवाना चाह रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं कैमरा क्यों लगवाना चाह रही थी, क्योंकि फेक केसेस, जिससे जो फेक केसेस का रेशो हो वो कम रहे, जो भी इंसिडेंट हो रहा है, हाँ क्राइम मैनेज करना चाह रही थी, और थोड़ा सा हाँ लड़कियां बच्चे अगर दूसरी गलियों में जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो थोड़ा मॉनिटरिंग ईजी हो जाए लोगों के लिए कि सेफ है सब, है ना। तो मेरा पर्पस ये था। लोगों ने मना किया, एक्सक्यूज क्या क्या दिया था कैमरा लगाने के लिए कि हमारा जो पर्सनल स्पेस है वो खत्म हो जाएगा, प्राइवेसी जाएगी हमारी। तो फिर हमने उन्हें पूरा अश्योर किया कैमरे का एंगल दिखा के, सब कुछ दिखा के कि आपकी सेफ्टी के लिए। फिर भी लोगों ने मना ही किया था। तो मैंने एक डेमो के तौर पे, सबसे पहले जो मैंने लगवाए थे कुछ कैमरे, तो एक डेमो के तौर पे मैंने कैमरे लगवाए। आप मानेंगे नहीं, कैमरा लगवाने के शायद 10-15 दिन बाद में ही यहीं इसी चौक पे एक गोली कांड हुआ, एक गोली चली
सबसे पहली गोली चली उस कैमरे पे, दूसरी गोली चली और एक व्यक्ति को लग गई और उस व्यक्ति की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। पुलिस आई और आधे एक घंटे में उसी कैमरे की वजह से कौन था वो लड़का, उसको जिसने जो क्रिमिनल था उसको पकड़ा गया और उस पर जो भी कार्रवाई की गई। वहाँ से लोगों के बीच में एक ट्रस्ट डेवलप हुआ कि कैमरा कितना ज़रूरी है और हम क्या बताना चाह रहे थे। फिर उसके बाद में किसी ने मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया कैमरा लगाने के लिए। जिस जगह पे मैंने लगवाया कैमरा लोगों ने लगाया, बल्कि लोगों ने खुद अपनी तरफ से भी अपना, जैसे अपने घर की दीवार अगर कह रहे हैं कि आप यहाँ पे लगाइए, यहाँ से ज़्यादा जगह कवर होगी, तो ऐसी जगह पे भी हमने कैमरे लगाए हैं। और कुछ तो ऐसे इंसिडेंट्स भी रहते हैं कि अब कैमरे लग गए हैं पर फेक केसेस की आदत धीरे धीरे जाएगी। तो कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें आपने अगर पंचायत देखी होगी तो पंचायत में उसकी बकरी चोरी हो जाती है। तो ये हमारे यहाँ पे भी हुआ कि बकरी चोरी हो गई। अब बकरी कैसे चोरी हुई कि रात में चोरी हुई, कितनी चोरी हुई, नंबर उसे पता है कैसे चोरी हुई है, पर कौन ले गया, कैसे ले गया, गाड़ी का नंबर क्या था, कैमरा मतलब कैमरे में आया नहीं आया, कुछ पता नहीं था, पर वही चोरी हो गई। वो पुलिस कर रही है उसकी विवेचना। ऐसी और भी चीज़ें पहले हो चुकी है, लड़ाई होता है, दंगा होता है, पर अब सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कैमरा लग जाने से कोई भी फेक केस नहीं हो पाता है। शुरू में मुझे मतलब थोड़ा सा ये हो सकता है, वापस से बोल्ड स्टेटमेंट हो जाएगा मेरा, कि जब मैंने कैमरा लगवाया था तो मेरी पुलिस से भी बहुत लड़ाई होती थी, क्योंकि पुलिस का अपना काम करने का एक तरीका होता है, ठीक है। मेरा तरीका ये था कि जब मैंने कैमरे लगवाए हैं, मतलब, और ये कैमरे इतने इंपॉर्टेंट है कि जब हमने लगवाया है तो ये पूरे उत्तर प्रदेश में हर पंचायत में लगाने के आदेश हो गए हैं। तो इतना इंपॉर्टेंट अगर ये कैमरा रोल प्ले कर रहा है, कोई क्राइम हमारे यहाँ पे हो रहा है, तो पुलिस का दायित्व बनता है कि वो आए, कैमरा देखे, उसके अनुसार कार्रवाई करे। पर शुरू में इस चीज़ को उन्हें भी एक्सेप्ट करने में थोड़ी दिक्कत आ रही थी कि मतलब कैमरा क्या देखें, क्या करें, ठीक है इन्होंने बोल दिया तो मान लिया, आपके साथ 2 गवाह आ गए तो हमने मान लिया, और कैमरे में वो चीज़ है ही नहीं। आपको पता है गवाह कैसे जाते हैं, कैमरे में वो चीज़ है ही नहीं। तो शुरू में मेरी काफ़ी लड़ाई इस विभाग से भी हुई है, सिर्फ कैमरे को लेकर के, कि आप जो भी आपको काम करना है आप बिल्कुल करिए, पर आप कैमरा देखिए पहले। उसमें मैं कभी ये नहीं बोलती थी कि कौन मेरे लोग है, कौन मेरे लोग नहीं है, आप सही काम करिए बस, ताकि जो मेरे लोग हैं अगर वो भी गलत कर रहे हैं तो वो भी उस चीज़ से सीख ले और आगे से वो बंद करे काम, और अगर गलत काम कोई कर रहा है तो वो भी सीख ले। तो ऐसी चीज़ें दिमाग को थोड़ा सा खोलने के लिए मैंने पुलिस से लड़ाई करी। अब तो टचवुड अब अच्छी व्यवस्था है कि पुलिस सबसे पहले खुद ही कोई भी क्राइम होता है, कुछ भी होता है तो पुलिस एविडेंस कैमरा ही है। हाँ, तो अब हर जगह मेन रोड्स हमारे कैमरे में कवर्ड हैं, गाँव सारा कैमरे में, सारी सरकारी इमारतों में कैमरा लगा हुआ है। तो अब ये चीज़ अच्छी हुई है। बाकी ये इंसिडेंट्स तो अभी भी बहुत आते हैं, कभी किसी को कोई मार के चला जाता है, कभी किसी की 4 बकरी चोरी होती है, और जब बकरी चोरी होती है मुझे पंचायत सीरीज की याद जरूर आती है। तो कहने का मतलब गांव के विकास कार्यों में जो सबसे ज़्यादा अड़चनें आपको आ रही हैं वो एक लोगों की सोच बदलने में भी आ रही हैं। गांव का विकास जितना ज़रूरी है वो लोगों की सोच का विकास होना उतना ज़्यादा, पहले वो चेंज होगा तभी गांव का और अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। सोच तो आप ये देखिए गर्वित जी, सोच की तो बदलने की ज़रूरत सबको है, ठीक है। मैं कह दूं गाँव के लोग सोच से मार खा रहे हैं तो शहर के लोग भी सोच से ही मार खा रहे हैं, ठीक है। हाँ। मुझे लगता है एक बार गांव में लोगों को समझाना, कन्विंस करना थोड़ा आसान है, ठीक है। शहर क्योंकि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है ना, तो आप उनको जब समझाओगे, आप उनको कुछ प्रूफ दोगे उस चीज़ का कि आपको क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है ये चीज़, तो वो समझ जाते हैं, है ना। लेकिन आप जब शहर में जाते हो तो वो इतने पढ़े लिखे हैं कि वो हर चीज़ में क्वेश्चन करेंगे, उनका एक अपना परसेप्शन है। उनको अगर रैपर खा के गाड़ी से रोड पे ही फेंकना है तो वो उनके लिए कूल है, ठीक है। हम अपनी पंचायत में लोग को कह सकते हैं कि आप प्लास्टिक बैंक में अपना रैपर जाके डालिए, आप कुछ भी करिए, हम समझा सकते हैं, हम उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं ना, अवेयरनेस ड्राइव वगैरह सब हम करते हैं। आप शहर में इतनी इजीली नहीं कर सकते हो। लोग आपके सामने तो बहुत सोफिस्टिकेटेड बिहेव करेंगे कि हाँ नहीं हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, हम तो बिल्कुल प्लास्टिक अवॉइड करते हैं, हम तो बिल्कुल रोड पे नहीं फेंकते। तो जब कोई रोड पे फेंक ही नहीं रहा तो कचरा कहाँ से आ रहा है रोड पे? आप कचरा डाल रहे हो, आप बस एक चीज़ घूम फिर कर आ जाती है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो आप क्या चाहते हो कि आपका वो टैक्स सिर्फ आपके फेंके हुए कचरे को इकट्ठा करने में लगा दिया जाए या उसको पूरा प्रोसेस करने में लगा दिया जाए? और भी बहुत सारी चीज़ें हैं डेवलपमेंट के लिए जो किया जा सकता है। तो अगर कुछ काम आप खुद भी कर सकते हैं, आप अपने घर पे तो आप देखिएगा गर्वित जी, घर में आपने कभी किसी को देखा है कि केला खा के वहीं पे केले का छिलका फेंका हो? घर में नहीं होता है, लेकिन घर से निकलते ही सबको पूरी शहर, पूरा गांव, पूरा कस्बा
कूड़ादान लगता है कि वो साफ कहीं भी पे कुछ भी चाहिए, डालता है। साफ खुद भी चाहिए और खुद ही गंदा गंदा कर रहे हैं। खुद ही साफ करेंगे, खुद साफ तो नहीं करेंगे, नहीं सॉरी, करेंगे, खुद ही गंदा गंदा करेंगे। करेंगे और खुद ही ये चाहते हैं कि साफ अपने आप हो जाए। घर का कचरा भी निकाल के आप घर का रोड पे कचरा रख भी देते रोड हो, पे रख आप इकट्ठा करके रखो, कर्मचारी आएगा लेने के लिए आपसे। अब तो हर जगह, मुझे लगता है अब हर जगह कर्मचारी आते हैं लेने के लिए कचरा, मोस्टली छोटी गली मोहल्लों सब जगह हर कर्मचारी जगह आते जाते हैं ना। तो आप अगर सोच की बात करो तो हाँ, यहाँ पे इलिटरेसी ज़्यादा है, ठीक है, आपको स्ट्रगल थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन सोच का फ़र्क दोनों जगह है, शहर में भी है, गांव में भी है। आप शहर में बोलते रहिए लोगों को, बहुत कम लोग होंगे जो सेग्रीगेट करके कचरा फेंकते होंगे, और हम गांव में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं सेग्रीगेट करने के लिए, है ना। तो अगर ये कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ 100% में से अगर 30%, 20% भी कर रहे हैं तो बहुत है ये, क्योंकि हम उस पॉपुलेशन के लिए ये काम कर रहे हैं जो मतलब जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, है ना। हम उन्हें हर चीज़ बता रहे हैं, और यही काम मतलब पूरा गांव आज की डेट में शहर की तरफ भाग रहा है ना। हम गांव को अच्छा बनाने के में लगे हुए हैं और गांव शहर की तरफ भाग रहा है, पर शहर में भी स्थिति वही है, बस इमारतें खड़ी हैं, बस और कुछ नहीं है। दूसरा एक मेरा खुद का परसेप्शन ये है, जैसे बोलते हैं कि गांव हमें चलना सिखाता है और शहर हमें दौड़ना सिखाता है। बिल्कुल सही। तो अगर आप दौड़ते दौड़ते थक जा रहे हो तो कभी गांव आके थोड़ा आराम कर लो, रुक जाओ। तो अब तो यही हो गया, आप देखिए लोग गांव से निकलते हैं, शहर जाते हैं, पूरी जिंदगी भागते हैं, दौड़ते हैं, कमाते हैं, सब करते हैं, फिर लौट के अपने गांव आते हैं, क्योंकि सुकून वही है। ठीक है, आप कमाइए, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप शहर में मत रहिए, आप बिल्कुल रहिए, ठीक है, लेकिन एक मतलब जैसे मैं आपको बताऊं कि शहर के लोगों की मानसिकता होती है, गांव का इंसान है तो गंवार है। हाँ, ठीक है, गंवार से हम किससे रिलेट करते हैं? गांव से, है ना। पर आप इस चीज़ से मानते हैं? नहीं मानते। पर ये एक सोच है जो शहर वालों के दिमाग में है, अगर किसी ने चम्मच स्पून की जगह हाथ से खाना खाया तो गंवार है, ठीक है। अगर आपने उनके हिसाब से ड्रेसअप नहीं किया तो आप गंवार हो। तो गंवार का एक स्टेटमेंट है जो बना दिया गया है। तो आप ये सोचिए कि ये सारी चीज़ें जो बोली जा रही है सच तो नहीं है, ये झूठ है ना। तो गंवार कौन है? जिसको जानकारी नहीं वो गंवार, जानकारी नहीं वो गंवार, तो जो स्टेटमेंट दे रहा है वो गंवार हुआ। तो अगर ऐसी बातें मैं किसी को बोल दूं तो बुरा तो बहुत लगेगा, पर सच्चाई यही है कि जो काम तुम कर रहे हो तुम गंवार हो। गंवार का स्टेटमेंट आपकी अवेयरनेस से है, आपकी नॉलेज से है, उसमें आप गांव और शहर को आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार में एक महत्वपूर्ण योजना चलाई जाती है असहाय पशुओं के लिए या गौवंश के लिए, तो उस संदर्भ में आपके गांव की क्या भूमिका रहती है? ये इसके लिए तो मैं योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने असहाय पशु की तरफ अपना थोड़ा सा ध्यान दिया है, क्योंकि इनकी स्थिति दिन पर दिन बदतर ही होती जा रही थी। ठीक है, अभी क्योंकि योगी जी खुद इसमें पर्सनली इंटरेस्ट लेते हैं, या फिर बहुत सारे गौ सेवक हैं जो इस तरफ बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। अभी मेरे को बहुत खुशी हो रही है ये बोलते हुए कि अभी जो हमारे वर्तमान में डीएम सर हैं, जो अतुल वत्स सर हैं, वो भी इस चीज़ को लेके बहुत सेंसिटिव हैं कि कोई भी असहाय गौवंश या फिर असहाय पशु जो हैं उनकी क्या व्यवस्था होगी, कहाँ भेजा जाना है, उनके खाने की पीने की, तो इस मामले में वो भी बहुत सेंसिटिव हैं। तो मुझे ये चीज़ जब पता चली तो मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद भी एनिमल लवर हूँ। मैं मतलब पशुओं के लिए आप मेरे से कुछ भी करवा लीजिए, मैं अपने गांव में भी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करती रहती हूँ। हमारे यहाँ पे जितने भी पशु हैं उनकी सहायता, उनकी सेवा, खान पान, रहना, सब कुछ हम खुद करते हैं गांव वाले मिल करके। तो इस वजह से मेरे को डीएम सर की ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि वो पूरा फोकस इस पे उन्होंने अपना डाला हुआ है कि आप जहाँ पे भी गौवंश रहेंगी उसकी देखभाल आपको करनी है। इसमें मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे डीएम सर से कि उन्होंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। जब से वो आए हैं हम देख रहे हैं मतलब ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है हर जगह पे। तो इतने एक्टिव व्यक्ति अगर हमारे यहाँ पे हैं तो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट काम है जो असहाय गौवंश के लिए वो कर सकते हैं, चारागाह की जगहों को खाली करवाना। वे केवल एक आदेश कर दें कि जितनी भी चारागाह की जगह हैं उन्हें कब्ज़ा मुक्त करवा दिया जाए और उसकी वो रिपोर्ट मांग लें, ताकि
इस पे काम पे कार्रवाई थोड़ी कार्रवाई जल्दी हो जाए। जैसे हाँ। रिपोर्ट उनके पास में आए उस जगह पे गौवंश के लिए जो चरी और जो उनका खान पान का होता है वो उगाया जाए, और जितनी भी गौशालाएं हैं उनको दिया जाए, या जहाँ पे भी जिस भी पंचायत में जितनी भी गायें हैं वो उसको कंज्यूम करें। तो ये बहुत एक अच्छी चीज़ हो जाएगी हर असहाय गौवंश के लिए, पशुओं के लिए और पंचायत के लिए अपने आप में भी, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या पंचायतों के लिए भी है कि उनके खेतों में कब्जा हुआ है, कब्जा नहीं, उनके खेतों में गौवंश चले जाते हैं, या फिर आवारा sorry। या असहाय जो पशु होते हैं वो उनके खेतों में एंटर हो जाते हैं, तो वहाँ से उन्हें मार मार के भगा दिया जाता है। तो अगर वो अपने ही अपना उनका लैंड खुद का, में जाके वहाँ पे खाएंगे, वहीं पे रहेंगे, तो कोई परेशानी भी नहीं आएगी। तो अगर ये काम कर दे डीएम सर, तो ये एक मतलब ऐसे समझ लीजिए कि 4 चांद उनके काम पे लग जाएगा, क्योंकि हर कोई इस टॉपिक को लेके थोड़ा सा सेंसिटिव है। और मैं तो यही अनुरोध करूंगी हमारे अतुल वत्स सर से कि कम से कम एक ये आदेश जल्दी से जल्दी जारी कर दें कि सारी चारागाह की ज़मीन खाली हो जाए। और अगर वो सही समझे तो एक चीज़ और कर सकते हैं, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है अभी, भीषण गर्मी है, आप और हम देख रहे हैं ये चीज़, तो जो गौवंश हैं या जो आवारा पशु हैं, असहाय पशु हैं, उनकी स्थिति और ख़राब हो रही है। तो जहाँ पे भी गौशालाएं बनी हुई हैं, अगर वो एक प्रयास करें या फिर अगर पॉसिबल हो तो सब्सिडाइज वहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगवा दें, तो उससे कम से कम 4-5 डिग्री जो टेम्परेचर है वो कम हो जाएगा, तो उनके लिए थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। तो ये एक सुझाव है, अगर आप मान लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा उनके लिए। और नहीं तो आप भी कई नियम कानून के तहत आपके भी हाथ कुछ चीज़ में बंधे हुए हैं, तो मैं समझ रही हूँ, लेकिन बस ये एक सुझाव है। लेकिन चारागाह के लिए तो मैं आपसे पुनः अनुरोध करूँगी कि आप प्लीज़ चारागाह की जगह खाली करवा दीजिए, ताकि हमारे असहाय गौवंशों को सहायता मिल सके। तो मैम आपसे बात करके हमने ये जाना कि गांव के विकास सिर्फ कागज़ों पे हस्ताक्षर करके नहीं हो सकते, आपको ज़मीनी लेवल पे खुद जगहों पे पहुंच के अपने सामने कार्यों को कराना पड़ता है और उनमें अपनी सहभागिता दिखानी पड़ती है, पर्सनल इंटरेस्ट भी दिखाना पड़ता है। तो बस हम यही चाहेंगे कि आपका जो टेन्योर और 6 महीने के लिए आगे बढ़ा है, आप अपने गांव में और विकास कार्य करते रहिए, और ऐसे ही आप अपने गांव के साथ साथ हाथरस शहर का भी नाम रोशन करते रहिए और बुलंदियों तक पहुंचाइए। बस हम यही आपसे कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे मच मैम आपके लिए। थैंक यू गर्वित, आपने मुझे इस लायक समझा कि आपको लगा कि मैं अपनी जर्नी यहाँ पे लोगों के साथ साझा कर सकती हूँ। जो हमें परेशानियाँ आती हैं वो आपके माध्यम से मैं लोगों तक पहुँचा सकती हूँ। कई सारी भ्रांतियाँ हैं जिनको तोड़ने की ज़रूरत है, जो मैं आपके माध्यम से आज मैंने वो काम भी किया है। तो आपने एक प्लेटफॉर्म दिया है मुझे, जहाँ पे मैं अपनी बात रख रही हूँ, गांव की बात रख रही हूँ, गांव की जनता की बात रख रही हूँ और सबके लिए रख रही हूँ। तो एक बहुत अच्छा बदलाव करने का ये एक प्लेटफॉर्म है जो आपने मुझे प्रोवाइड करवाया था। तो मैं आपका खुद दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपको देती हूँ, आपका आभार व्यक्त करती हूँ। और 2 मुँह 4 बात के मैंने बहुत सारे क्लिप्स देखे थे और आपके साथ मैं यहाँ पे बैठी हूँ, तो ये मेरे लिए भी बहुत गर्व की बात है। थैंक यू मैम। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए।